नमस्कार मित्रों, मैं आज आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पैरामीटर ऑफ लॉ में बतलाने जा रहा हूँ। उसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970। यह एक्ट 10 फरवरी 1971 से लागू हुआ। इसमें टोटल 35 सेक्शन है और इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। पूरे भारत में ये लागू है। इसके पहले ये बतलाना आवश्यक है कि कॉन्ट्रैक्टर लेबर क्या होता है। यहाँ पर इस एक्ट में वर्कमैन शब्द का उपयोग हुआ है। इसका मतलब है एनी लेबर विच इज एंगेज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो लेबर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में कार्य करती है उस पर यह कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन एक्ट 1970 एप्लीकेबल होता है। अर्थात ठेके पर मजदूर जो कार्य करता है उसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एस्टेब्लिशमेंट द्वारा एंगेज किया जाता है और उसमें नेचर ऑफ वर्क उसका भले ही जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उस एस्टेब्लिशमेंट के उसके समान होता है, लेकिन टेम्परेरीली उसे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखा जाता है। इसमें सबसे पहले ए वर्कमैन इज डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन और इन रिलेशन टू द वर्कमैन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विच ही इज हायर्ड फॉर सच वर्क। उस कार्य के लिए उसे हायर किया गया है बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। यह एक्ट एस्टेब्लिशमेंट और कॉन्ट्रैक्टर दोनों पर लागू होता है। एस्टेब्लिशमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसमें 20 या उससे अधिक वर्कमैन हो। गवर्नमेंट चाहे अर्थात एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यदि चाहे तो 20 या उससे कम वर्कमैन होने पर भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशमेंट एक्ट 1970 के प्रोविजन लागू कर सकती है। इसका एक्सेप्शन यह है कि यह इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर के वर्कमैन पर एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन बाई और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर, चाहे वह वेजेस के साथ हो या विदाउट वेजेस हो, क्योंकि उसमें विथ हायर वर्ड दिया गया है, विथ वेजेस नहीं दिया गया है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के रेगुलर एम्प्लॉयज के अलावा कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो एम्प्लॉयज किसी एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री में कार्य पर रखे जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कहलाते हैं। यदि बिना पैसे के भी फ्री में कोई वर्कर कार्य कर रहा है तो वह कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है तो वह कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कहलाएगा। अब मैं आपको ये एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि वर्कमैन बाय और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर हो, हायर होना चाहिए। It applies to, it will applicable to the establishment contract labor, to every establishment और कॉन्ट्रैक्टर कि यहाँ 20 और उससे अधिक वर्कर्स हों, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को यह अधिनियम लागू होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो 2 माह का नोटिस देकर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर 20 से कम वर्कर होने पर भी इस एक्ट को लागू कर सकती है। इसमें एक्सेप्शन वही है कि इंटरमिटेंट नेचर या कैजुअल नेचर का यदि कोई कार्य है तो 120 दिन से ज्यादा यदि कार्य हुआ है तो उसे इंटरमिटेंट नेचर का वर्क नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार कैजुअल या सीजनल नेचर का 60 डेज से ज्यादा है तो वह इंटरमिटेंट नेचर का कार्य नहीं माना जाएगा। ये दोनों इसके अपवाद हैं। इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड होगा जिसका फैसला मान्य और लागू होगा कि यह एक्ट लागू किया जाए या नहीं। ठीक है, अब इस एक्ट का उद्देश्य क्या है मैं आपको बतलाऊंगा। टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, मतलब किसी भी संस्थान में जो कामगार कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कार्य कर रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की शर्तों को रेगुलेट करना, तथा यदि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पर
सरकार को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि बैन कर दिया जाए इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को, तो वह ऐसा भी कर सकती है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कॉन्ट्रैक्टर का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा और कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस भी लेना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को, इन वर्कर्स को जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रखे गए हैं, कैंटीन फैसिलिटी सेक्शन 16 में प्रोवाइड करानी होगी। रेस्ट उनको रूम फैसिलिटी देनी होगी। अदर फैसिलिटीज सेक्शन 18 में देनी होगी। फर्स्ट एड पर फैसिलिटीज देनी होगी। सेक्शन 20 में लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस बतलाया गया है। सेक्शन 21 में रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस बतलाया गया है। अब इसके पहले मैं आपको बतलाता हूं कि मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है, संस्थान का मतलब क्या है। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स 20 और मोर कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन इन एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। 20 से उससे अधिक वर्कमैन किसी भी ऑफिस में, डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट का भी हो सकता है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन कैरीड ऑन, जहां पे ये सब चीजें की जा रही हैं, तो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को एस्टेब्लिशमेंट ही कहा जाएगा जिसमें ये बातें आ रही हैं। अब नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। किसी भी संस्थान पर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट लागू होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। छोटी सी दुकान, ट्रेड में भी इसको कवर्ड माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी, अपनी एस्टेब्लिशमेंट को वह रजिस्टर्ड कराए। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है ये मैं आपको बतलाता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स 20 और मोर वर्कमैन, अगर उसके यहाँ काम या उससे ज्यादा भी हैं 100 से, तो 20 और मोर होने पर उसे लाइसेंस लेना होगा। इट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज 20 और मोर वर्कमैन। द कॉन्ट्रैक्टर कवर्ड अंडर दिस एक्ट एंड इसको मस्टर रोल रखना होगा वेजेस का, पेमेंट ऑफ वेजेस के लिए रजिस्टर रखना होगा, पेमेंट ऑफ वेजेस उसे समय पर देना होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ अथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर की प्रेजेंस में पेमेंट देना होगा। पेमेंट फेल हो जाने पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वह उन वर्कर्स को समय पर पेमेंट दे। शॉर्ट पेमेंट या पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं भी किया है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन वर्कमैन को समय पर पेमेंट देकर उसका कटौतरा कॉन्ट्रैक्टर से कर सकता है। अब है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। जैसा कि इस एक्ट के नाम में ही विदित है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एप्लीकेबिलिटी होने पर भी यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो उसके अपॉइंटमेंट पर, टर्म्स कंडीशन पर रोक लगा सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन प्रोहिबिट द एस्टेब्लिशमेंट पर, ये कॉन्ट्रैक्टर से कार्य कराने पर रोक लगा सकती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को यह देखना होगा कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है, इन फैक्टर्स पर विचार करना होगा। बेनिफिट ऑफ वर्कर्स को भी देखना होगा। कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या इस कार्य के लिए आवश्यक हैं, ऑर्डिनरीली वर्कर काम कर रहे हैं, दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में क्या पोजीशन है, इन सभी बातों की जांच करने के पश्चात गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि उस एस्टेब्लिशमेंट या एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर वर्कर पर प्रोहिबिशन या रोक तो वह लगा सकती है। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि जहां कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स पर यह एक्ट या अधिनियम लागू है कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ अदर लॉज कौन कौन से जो जरूरी है, वहां पर 6 अधिनियमों का पालन होना आवश्यक है। वहां फैक्ट्री अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधान लागू हैं, वर्क एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट जो नया नाम है वर्कमेंस कंपनसेशन का, उसके प्रावधान एप्लीकेबल हैं। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तथा प्रोविडेंट फंड एक्ट के भी प्रोविजन उन वर्कर्स पर एप्लीकेबल होते हैं। अब एक ये प्रश्न उठता है कि क्या जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर हैं उनका एब्जॉर्प्शन रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में हो सकता है। तो इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सेल वर्सेज नेशनल यूनियन वाटर फ्रंट वर्कर्स के केस में यह कहा गया कि कोई ऐसा प्रोविजन अधिनियम में नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में रेगुलराइज किया जाए। इसके बाद मैं आपको यह बतलाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस रहते हैं। उनका अपॉइंटमेंट एडॉक दिया जा सकता है, डेली वेजर के रूप में दिया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी हो सकता है,
शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, कुछ समय के लिए नियुक्ति। इन सब व्यवस्थाओं को देखते हुए कि उन्हें सारे बेनिफिट्स मिले, उनके साथ किसी प्रकार का वर्कर्स की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उन्हें कम वेतन और सुविधाएं ना मिलें, इस बारे में एक इम्पोर्टेंट निर्णय उमा देवी वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में यह कहा कि परमानेंट रेगुलराइजेशन के लिए बैकडोर एंट्री होना नहीं चाहिए, उनके लिए नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए, उनकी टर्म्स कंडीशन स्पष्ट होना चाहिए, 240 दिन से अधिक उन्हें कार्य करने लेना चाहिए, तभी वह परमानेंसी के लिए किसी प्रकार से कोर्ट आदि में जा सकते हैं। सिंगल वर्कर भी जा सकता है या कलेक्टिव, उनकी यूनियन या कलेक्टिव वर्कर्स भी जा सकते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर जिस्ट या इसमें मैं यह बतलाऊंगा कि आपको कोई भी लेबर जो कॉन्ट्रैक्टर के रूप में बाई और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ठेके पर एस्टेब्लिशमेंट में रखी जाती है और उसे हायर किया जाता है बाई और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज के, तो यह अधिनियम लागू होता है। जिसके एक्सेप्शन मैंने ऊपर आपको बतलाया कि इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर पर यह लागू नहीं है, लेकिन अगर उनमें संख्या 120 या 60 से अधिक हो जाती है तो यह लागू हो जाता है। कुल मिलाकर यह सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में अधिनियम को बनाया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर की सेवा शर्तें, अपॉइंटमेंट आदि को रेगुलेट करना यदि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट समझती है तो वह इस अधिनियम से किसी भी एस्टेब्लिशमेंट को छूट भी दे सकती है और रोक भी लगा सकती है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।